हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इस नए चैप्टर में सबसे पहले तो आपको चैप्टर के नाम से ये पता चला होगा, हम बात करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में और हम बात करने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। इतनी बात हमें क्लियर है। अब हमारे पास एक नया शब्द आया है जिससे हम कह रहे हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को कहते हैं संरक्षण। अब संरक्षण क्या होता है? देखिए, संरक्षण जैसे कि किसी भी चीज को हमें क्या करना है, संरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है, बचा करके रखना है, इस प्रकार से रखना है कि वो कभी खत्म ना हो। तो उसे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं संरक्षण करना, यानी कि सुरक्षित रखना। अब ये कह रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधों और जंतुओं का संरक्षण। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट का कंजर्वेशन और एनिमल का कंजर्वेशन कैसे हम कर सकते हैं, क्यों हमें करना है, किस प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, क्या और क्यों, इन सवालों का जवाब हमें मिलेगा कि क्यों प्लांट्स का हमें कंजर्वेशन करना है, क्यों हमारे लिए उनका कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर इम्पॉर्टेंट है तो हम किस प्रकार से कंजर्वेशन करेंगे। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन आएगा कि क्या आवश्यकता है कंजर्वेशन की। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो फिर भी हमें उन्हें संरक्षित करने की क्यों आवश्यकता हो रही है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा कि उनके अस्तित्व पर खतरा है, यानी कि उनकी संख्या में कमी आ रही होगी। उनकी संख्या में कमी आ रही है तो इसीलिए हम सोच रहे होंगे कि उनकी संख्या में कमी ना हो, वो संरक्षित रहे, इसीलिए हम यहाँ पे कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। सारे सवालों का जो आंसर है वो उस चैप्टर में हम यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले आपको जो बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे आपकी जो फ्रंट स्लाइड है वहाँ पे आपको कुछ पेड़ दिख रहे होंगे, कुछ यहाँ पे जीव जंतु भी दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या सबसे पहले जानना है, हमें जानना है इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में। जैसे कि हमने कहा प्लांट्स, प्लांट्स को हमें क्या करना है, संरक्षित करना है। तो प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस हम देखते हैं, हमारा कोई भी चैप्टर होता है, उस चैप्टर में एक न एक बार हमारे पास एक लाइन ये जरूर आती है कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, हम हर बार हर चैप्टर में इस बात को कहते हैं कि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिल रहा है। अब ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सीजन हमारे किस काम की होती है। तो आपने देखा होगा, हम सांस लेते हैं, जब भी श्वसन करते हैं तो हम क्या करते हैं, गैस को इनटेक करते हैं, गैस को ग्रहण करते हैं। अब किस गैस का यूज हमारे द्वारा किया जाता है, हमने कहा ऑक्सीजन का किया जाता है। और वही ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, वो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिल रही है। अभी तक क्या बात हमने की, हमने कहा हमारे पास प्लांट्स हैं और प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन को दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, श्वसन में यूज कर रहे हैं, श्वसन में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके लिए सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं इसीलिए पेड़ पौधे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंस और भी होंगी, सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, तो क्यों हम ग्रहण कर रहे हैं। आपने एक प्रक्रिया पढ़ी होगी पाचन की, और पाचन में हमारे पास क्या हुआ था, जब हमने भोजन को ग्रहण किया और भोजन को ग्रहण करके उसके बाद हमारे भोजन का क्या हुआ, पाचन हुआ। पाचन के बाद जो पाचक रस थे हमारे पास आए थे, तो पाचक रस के रूप में हमारे पास ग्लूकोज आया था। हमने क्या कहा था, पाचित भोजन को हम क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज कह रहे हैं। अब उसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो हमने क्या बात की है, देखिए हमारी बॉडी में क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे। जैसे कि हमने कहा ये हमारे पास एक बच्चा है, आप कुछ भी से नाम दे सकते हैं, आपके जो फ्रेंड्स के नाम होते हैं कोई भी नाम आप इसे दे सकते हैं। अब हमने कहा कि इस बच्चे की कोई एक सेल्स है या फिर कोई भी बॉडी का पार्ट है, कोई भी ऑर्गन है, वहां पे क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब प्रश्न ये भी आता है कि ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। देखिए, जब आप 6-7 पे थे तो हमने जाना था कि भोजन को हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं। भोजन और भोजन के घटक आपके पास चैप्टर थे, हमने उसमें पढ़ा था कि हम फूड को क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। अब हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, हर प्रकार के कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। आप चल पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप दौड़ पा रहे हैं, आप सो पा रहे हैं, आप जीवित हैं, उसका जो माध्यम है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, भोजन है। यानी भोजन नहीं रहेगा, हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कुछ टाइम तक हम जीवित रह भी पाएंगे लेकिन हमारे में ऊर्जा नहीं रहेगी। हम इतने सक्षम नहीं हो पाएंगे कि हम कोई भी कार्य कर सकें। तो कोई भी आप कार्य करते हैं, हमने कहा आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, आप
सिर्फ बैठे हुए हैं वहां पे भी क्या है, ऊर्जा का खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई काम करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे ज्यादा जो ऊर्जा की खपत हो रही है, आप काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे कम ऊर्जा की खपत हो रही है। तो हमने क्या जाना, हमने कहा कम ऊर्जा की खपत हो या ज्यादा ऊर्जा की खपत हो, ऊर्जा की खपत यहाँ पे होगी। कि चाहे कम ऊर्जा की खपत हो चाहे ज्यादा ऊर्जा की खपत हो, यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता हमें होती है। अब ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, उसके लिए हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। हमने कहा भोजन को ग्रहण किया, हमें ग्लूकोज मिला, लेकिन अभी भी हमें ऊर्जा नहीं मिली है। हमने कहा क्या हुआ यहाँ पे जब पाचन हुआ, पाचन के द्वारा यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज बना। ये ग्लूकोज बना, ठीक है। अब इस ग्लूकोज को क्या करना है, हमें ब्रेक डाउन करना है। क्यों ब्रेक डाउन करना है, ग्लूकोज को हम लिखेंगे जी से। अब क्या हुआ, ग्लूकोज बन गया, भोजन का पाचन हो गया है, लेकिन अभी भी हमें ऊर्जा नहीं मिली है। ऊर्जा हमें तब मिलेगी जब हम इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ठीक है। अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन की यहाँ पे जरूरत होती है, ठीक है। हमने क्या बात की, हमने कहा कि हम यहाँ पे जब पाचन हुआ, पाचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज जब बना तो इसे तोड़ने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी। जब यहाँ पे ऑक्सीजन टूटा तो एनर्जी यहाँ पे बनी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा हमें मिल गई है, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं कि क्यों हम ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, क्यों ऑक्सीजन की हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है। क्यों है, क्योंकि हमें ग्लूकोज को तोड़ना है। ग्लूकोज को तोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलेगी। ये बात क्लियर है। पहला जो इम्पोर्टेंस हमने देखा, हमने कहा कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, और ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, श्वसन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारी सेल है, हमारी कोशिका है। अब कोशिका क्या होती है, देखिए हमारा पूरा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसी प्रकार से हर सेल में, हर कोशिका, हर अंग में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप कह सकते हैं कि ये कोई भी अंग है, कोई भी अंग हो सकता है, किसी भी अंग की कोई भी कोशिका हो सकती है। हर जगह क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या होगा, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी। ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है, ये ऑक्सीजन हमें मिल रही है प्लांट से, ठीक है। आप सोचिए, अगर प्लांट्स ऑक्सीजन ही ना दें तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं, यानी कि फिर भी हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक है। पहला तो इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पे पता चली है। दूसरी जो इम्पोर्टेंस होती है, इसके अलावा बहुत सारी आपने देखा होगा जब हमने भोजन वाला ही चैप्टर पढ़ा था, हमने क्या बात की थी कि हमारे भोजन का मुख्य जो स्रोत है वो क्या है, प्लांट है। क्या बात हो रही है कि जो भोजन का स्रोत है, भोजन हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या है, जितने भी जीव जंतु हैं वो अपने भोजन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही निर्भर हो रहे हैं। तो क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंस हमें मिल गई है। हर प्रकार का भोजन हो सकता है, फल सब्जी दाल से लेकर के अनाज से लेकर के सारे जो फल होते हैं, सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो हम प्लांट से ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पे हमने क्या देखा है, जो प्लांट्स होते हैं वो औषधि के रूप में भी काम कर रही हैं, यानी कि बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं वो पेड़ों से बन रही हैं। इसी प्रकार से आपने क्या देखा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे कि लकड़ियों का जो इस्तेमाल होता है वो अलग अलग चीजों में होता है। फर्नीचर यहाँ पे बन रहे हैं। आपने देखा होगा जो पेपर बनता है, पेपर भी कहाँ से बन रहा है, यहाँ से पेड़ों से बन रहा है। तो आप देखेंगे, अगर आप क्या करेंगे, अगर जाएंगे घर जाके देखेंगे कि पेड़ों की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंस मिलेंगे। आप देखेंगे जो कलर है, कलर भी एक्सट्रैक्ट होते हैं। आपने देखा जो गम है, गम भी एक्सट्रैक्ट होता है। इस प्रकार से अनगिनत यूज होते हैं किसके, प्लांट्स के हमारी लाइफ में। अब आपके लिए ये होमवर्क भी है कि आप क्या करेंगे, आप घर जाके देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके क्या क्या उपयोग होते हैं। आपने 10 उपयोग प्लांट्स के लिखते हैं कि क्या क्या उपयोग होते हैं प्लांट्स के हमारी लाइफ में, ठीक है। ये हमने जाना पेड़ों के बारे में। अब हम आते हैं जीव जंतुओं के बारे में। तो हर एक जीव जंतु की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे फूड वेब के बारे में, फूड चेन के बारे में। तो क्या होता है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर होता है अपने भोजन के लिए और अलग अलग चीजों के लिए। तो हमने क्या जाना, हर एक जो जीव जंतु है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जिनसे हमें प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि आपने गाय देखा, भैंस देखा, बकरी देखी।
मधुमक्खियां आपने देखी हैं, तो अलग अलग जो जीव जंतु हैं वो हमारे लिए अलग अलग क्या है, फूड के सोर्स भी हैं। आपने देखा कि जो फिशेस होती हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस इनकी हमारी लाइफ में होती है। इसीलिए हमें क्या करना है, हर एक जीव जंतु को, हर एक पेड़ पौधों को हमें संभाल करके रखना है, संरक्षित करके रखना है। अब यहाँ पे क्या सवाल आता है कि संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आपने देखा कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा होगा कि किसी जगह पे अगर पहले 2-4 मकान हुआ करते थे, अब वो जगह पूरी भर गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्तियों की संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। अब अगर लोग बढ़ेंगे तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। ऑब्वियस सी बात है, किसी परिवार में पहले 4 लोग रहते थे, तो 4 लोगों के लिए जो खाना चाहिए था वो पहले कम था। अब उसी परिवार में 4 से 6, 7 या 8 लोग हो गए हैं, तो उन्हें अब ज़्यादा खाने की आवश्यकता होगी, उन्हें ज़्यादा कपड़ों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से क्या हुआ, उनकी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। अब आवश्यकताएं बढ़ी हैं तो वो क्या करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम भोजन की बात करेंगे, हमने कहा कि भोजन के लिए वो क्या करेंगे, जो ज़्यादा जीव जंतु पेड़ पौधों पर आश्रित हो जाएंगे, उन्हें मकान बनाना है, उन्हें घर बनाना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे लकड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब उन्हें लकड़ी का यूज़ करेंगे, उन्हें जगह भी चाहिए, क्योंकि जितने लोग बढ़ेंगे उतने यहाँ पे घरों की आवश्यकता होगी, उतने हॉस्पिटल बनेंगे, उतने स्कूल बनेंगे, उतनी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनेंगी, कंपनीज बनेंगी, और इन सभी चीज़ों के लिए हमें जगह चाहिए। अब जगह चाहिए तो हम क्या करेंगे फिर, हमने क्या देखा है कि जो खाली जगह होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जिन्हें हम जंगल कह देते हैं। अब वो क्या करेंगे, फिर पेड़ पौधों को काटेंगे, जंगल की कटाई होगी, और वहां पे क्या करेंगे, घरों का निर्माण करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जो पेड़ पौधों की संख्या थी वो कम हो गई। अब पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कम होगा। अब इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे देखी, जब आपने देखा होगा, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। और हमने क्या जाना था, हमने जाना था जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। कौन कौन सी चीजें वहां पे चाहिए थी, हमने वहां पे बात की थी। हमने कहा था कि वहां पे CO2, सबसे पहले CO2 की आवश्यकता है। यहाँ पे हमने कहा था H2O यानी कि जल की आवश्यकता है। हमने कहा था सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, और हमने कहा था क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक। इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है प्लांट को अपने फूड के फॉर्मेशन के लिए, भोजन के निर्माण के लिए। ठीक है, अब हमने ये भी जाना था कि इन चीजों को जो प्लांट है वो कहाँ कहाँ से ले रहा है। हमने कहा अगर हम पानी की बात करें, हमने कहा जड़ों से ले रहा है। ठीक है, यही बात की थी, हमने कहा था पानी को कहाँ से लेगा, जड़ों से लेगा। ये बात क्लियर है। हमने कहा क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप क्या देख रहे हैं, आप ग्रीन कलर का एक प्लांट देख रहे हैं, आप हरे कलर को जो देख रहे हैं वो हरा कलर क्या है, एक वर्णक है, एक पिगमेंट है, जिसे हम क्लोरोफिल कह रहे हैं। ठीक है, हमने कहा प्रकाश को कहाँ से लेता है, तो आपने देखा होगा, आपने क्या देखा, इस प्रकार से जो पत्ती होती है, पत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्रों में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जाएगी। ठीक है, एक बात तो हमने ये देख ली। फिर हमने कहा जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या करेगा, प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा। जो सूर्य का प्रकाश है वो प्लांट कैसे उसे प्राप्त करेगा, क्लोरोफिल के माध्यम से करेगा। क्लोरोफिल जो सनलाइट है उसे एब्जॉर्ब करेगा, उसे अवशोषित करेगा। पानी को यहाँ पे जड़ अवशोषित करेंगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हमने क्या कहा, पत्ती पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जाएगी, और जो ऑक्सीजन की हम यहाँ पे बात करें, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई और प्लांट ने क्या कर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यहाँ पे कर दिया है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, हमारे वातावरण में, हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण है वो क्या है, अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में होती है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, तापमान ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगी। गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि सूखा पड़ने लगेगा, यहाँ पे ग्लेशियर जो होते हैं वो पिघलने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। पेड़ पौधों ने क्या किया, वो हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं,
वो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग कर रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों ने किया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो क्या हुआ, जो तापमान है वो तापमान नियंत्रित रहा, यानी कि सामान्य अवस्था में ही रहा, बहुत अधिक भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, तो हमें एक और यहाँ पे क्या मिला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है, इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो मिला है पेड़ पौधों का। तो हमने क्या कहा, पेड़ पौधे कट जाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होगा, वो हमारे वातावरण में एज इट इज रहेगी, जिससे कि यहाँ का जो तापमान है वो बढ़ने लगेगा। अब जब तापमान बढ़ने लगेगा उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन नहीं होगा। आगे आप जानेंगे, आपने देखा होगा जल चक्र के बारे में, आपने वाटर साइकिल आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आपने क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पे जो वर्षा के लिए पेड़ पौधे भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है, जिसे हमने वाष्पोत्सर्जन कहा था। क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, हमने कहा था जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों से जो यहाँ पे जल होता है वो वाष्प की अवस्था में क्या आता है, हमारे वायुमंडल में चला जाता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो जल होगा, जो पानी है वो क्या होगा, वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। अब हमने अभी जब देखा, हमने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए सारी चीजों की आवश्यकता है, पानी की भी आवश्यकता हो रही है, लेकिन जितना पानी पौधा कंज्यूम करता है, अवशोषित करता है, उतने ही पानी का यूज नहीं हो पाता है। तो पानी, तो जो पौधा है वो क्या करेगा, कुछ पानी यूज किया और कुछ जो एक्स्ट्रा पानी था, जो अतिरिक्त पानी था, उसे उसने वायुमंडल में भाप के रूप में ऊपर को छोड़ दिया है। अब इससे भी क्या होता है, ये भी वाटर साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा वर्षा पे भी यहाँ पे इसका फर्क पड़ेगा। अब जब वर्षा पे भी फर्क पड़ रहा है तो हमारी फसलों पे भी पड़ेगा। अब फसलों पे फर्क पड़ेगा तो जो हमारे खाद्य स्रोत हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा। खाद्य स्रोत पे फर्क पड़ा तो हम पे भी फर्क पड़ेगा। तो आप जान रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स हमारे लिए। इसके अलावा अगर हम जंतुओं की बात करें तो आपने देखा था कि जंतुओं से भी हमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। जब आपने देखा था खाद्य स्रोत के बारे में हमने पढ़ा था, हमने देखा था जंतुओं से प्राप्त होने वाला जो भोजन है वो कौन कौन सा है और उनके स्रोत क्या क्या हैं। तो हमने बहुत सारे जो जंतु हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इस चैप्टर में हमें उनके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है, उन्हें संरक्षित किस प्रकार से हम रख सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कंटेंट की। कंटेंट में हमने क्या देखा, जो हमारे पास पूरा चैप्टर होता है उसे हम अलग अलग भागों में तोड़ लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि हर एक चैप्टर में होता है। पहले हम परिचय देखेंगे। सेकेंड, हम यहाँ पे बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो जंगलों की कटाई होती है उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। उसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। इस शब्द को डिटेल में जानेंगे, जैव विविधता का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आपको विविधता का मतलब जानना पड़ेगा कि वैरायटी किसे कहते हैं। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, फिर जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वैरायटी क्या होती है, देखिए आपके पास कोई एक चीज है और उसकी अलग अलग जो फॉर्म होती हैं उसे हम वैरायटी कह रहे हैं। जैसे कि आपको एक टी शर्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट में सिर्फ एक ही प्रकार की टी शर्ट होगी, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की टी शर्ट होगी, अलग अलग कलर की होगी, अलग अलग डिजाइन होगा, अलग अलग कंपनी होगी, अलग अलग ब्रांड उसके होंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, चीज एक ही है लेकिन उसके अलग अलग रूप हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसे हम क्या कह रहे हैं, वैरायटी कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही क्या होता है, ये तो बात है जो नॉन लिविंग की है, लेकिन अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमने कहा जीव जंतु, तो जीव जंतु हैं ठीक है, लेकिन उनमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। आपने देखा कोई जो जीव होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने देखा था, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था, उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की और हमने कहा ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख पाते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे भी जीव होते हैं। और आपने देखा होगा एलिफेंट को, आपने देखा होगा हाथी को, आपने देखा इतना बड़ा जीव भी होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी होगी यहाँ पे, कितनी विविधता होगी। जब यहाँ पे आपने देखा आकार अलग है, तो इसका मतलब कि उनकी जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है, उनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, तो यही डाइवर्सिटी होती है।
तो जहाँ पे भी हम किसी लिविंग, किसी जीवित प्राणी की हम बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव कहते हैं। और विविधता यानी कि जीवों में विविधता, जो लिविंग है उनमें जो विविधता होती है उसे हमने जैव विविधता कहा है। उसके बाद हम प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिन्हें हम संरक्षित रखते हैं। इनमें एग्जाम्पल भी देखेंगे, हमारी जो गवर्नमेंट होती है कुछ ऐसी जगह होती है उन्हें संरक्षित कर सकती है। वहाँ पे क्या होता है, किसी पेड़ को काटने की मनाही होती है, वहाँ पे जितने भी जीव जंतु होते हैं उन्हें मारने पे भी मनाही होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व की और रेड डाटा बुक की। तो रेड डाटा बुक क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सा डाटा इसमें होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे रिफॉरेस्टेशन की। देखिए, हमने कहा कि जो डिफॉरेस्टेशन की जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, जंगलों की कटाई है। इस जो ये जो प्रॉब्लम है, इस समस्या से निदान, इस समस्या का जो निदान है वो क्या है, यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन है, यानी कि फिर से पेड़ों को लगाना ही क्या है इसका जो एक उपाय है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है हम इसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो चैप्टर है इसके परिचय की, क्या कहता है ये चैप्टर। तो आपने क्या पढ़ा, आपने लिखा ऑन द प्लैनेट देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ग्रह पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर होते हैं। यही हमने बात की थी, हमने कहा कि न सिर्फ जीव जंतु बल्कि पेड़ पौधे भी बहुत सारी वैरायटी के होते हैं। अब आप क्या करेंगे, जब आप घर जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कितने प्रकार के आपने पेड़ पौधे देखे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे अनगिनत पेड़ पौधे हैं। किसी का जो साइज है वो अलग होगा, किसी का शेप अलग होगा, किसी में फ्लावर अलग आ रहे होंगे, किसी का जो तना है वो अलग होगा, बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आपको बताया गया है दे आर नेसेसरी फॉर ह्यूमैनिटीज वेल बीइंग एंड सर्वाइवल, यानी कि वे मानवता की भलाई और अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। ये हमने अभी जब हमने देखा तो हमें ये पता चल गया है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की सेवर थ्रेट टू द सर्वाइवर ऑफ दिस स्पीशीज एक्सटिंक्ट टुडे, यानी कि आज इन प्रजातियों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मौजूद है। क्यों खतरा मौजूद है, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा हमने ना जंगल रहने दिए हैं, हमने जो इनके हैबिटाट था, जो इनकी जगह थी, उन पे पूरा कब्जा कर लिया है, जिससे पेड़ पौधों को भी हानि पहुंची है, उस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को भी हानि पहुंची है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा डिफॉरेस्टेशन इज द थ्रेट टू ऑर्गेनिज्म, यानी कि वनों की कटाई जीवों के लिए खतरा है। ठीक है, वी आर अवेयर दैट डिफॉरेस्टेशन entails the removal of trees, forest and a repurposing the land, यानी कि ये क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि वनों की कटाई में पेड़ों जंगलों को हटाना और भूमि का पुनः उपयोग करना शामिल है। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, अब हम कह रहे हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि वनों की कटाई के, जिनमें से हमने देखा है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि हमने कहा जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ेगी। क्या क्या हमारी बेसिक नीड होती है, सबसे पहले घर होता है, हमारा घर है, उसके बाद हम पढ़ाई करते तो हमें स्कूल भी चाहिए। अब हमें क्या है, हम बीमार भी पड़ सकते हैं तो हमें हॉस्पिटल भी चाहिए, उसके लिए हमें रोजगार भी चाहिए, तो इसके लिए वहाँ पे कंपनी भी होती हैं। इसके बाद हमारा जो मार्केट होता है, यानी कि वहाँ पे दुकानें होंगी, मॉल होंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, इसी का यही जो मेन कारण है कि यहाँ पे जंगलों की कटाई हो रही है। क्या क्या रीज़न हमारे पास आते हैं, आपने ही देखा, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि खेती के लिए जमीन खरीदना पहला है। अब हमने क्या किया, अगर जब हमें खेती करनी है तो वहां पे भी हम जंगलों की कटाई करें, क्योंकि खेत अगर बनाने हैं तो वहां से क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधों को रिमूव करना पड़ेगा। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, यानी कि मकान और कारखानों का बनना। तीसरा है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, यानी कि फर्नीचर बनाना या ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा नेचुरल कॉज सच एज फॉरेस्ट फायर एंड सेवरल ड्राफ्ट कैन बी ऑल्सो कॉज और डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल की आग और गंभीर सूखा जैसे प्राकृतिक कारण भी वनों की कटाई का कारण बन सकते हैं। तो ये आपने क्या करना है, ये आपने पता करना है कि क्या क्या रीजन होते हैं जंगलों की कटाई के। इसके अलावा अगर आपको और भी पॉइंट्स मिलते हैं तो वो भी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं।
चलिए, तो कुछ और जो कॉजेज हैं यहाँ पे देखते हैं। हमने कहा इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, ठीक है। सेकेंड हमने कहा इंक्रीज इन अ टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग, लोअरिंग ऑफ अ लेवल ऑफ अ ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ नेचर, decrease in the rainfall, decrease in the fertility of soil, increase in the changes of natural climate such as a drought and floods। अभी हमें बता रहा है कि जो कॉज होते हैं यानी कि डिफॉरेस्टेशन के जो कारण हैं उनके यहाँ पे कुछ हमें इफेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि जब हमने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया, जंगलों की कटाई की, तो क्या हुआ, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो पृथ्वी है, उसका जो तापमान है वो बढ़ा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने क्या कहा है, जब तापमान यहाँ पे बढ़ा है तो यहाँ पे डिस्टरबेंस आया है नेचर में, यानी कि यहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि वाटर साइकिल यहाँ पे चल रही है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसमें यहाँ पे डिस्टरबेंस आया है। जो यहाँ पे नेचुरल वैल्यूज होती हैं, चाहे वो गैसेस हो, वो ह्यूमिडिटी हो, वो टेम्परेचर हो, उनमें यहाँ पे क्या आया है, डिस्टरबेंस आया है। यहाँ पे जब डिस्टरबेंस आया इन सारी चीज़ों में, तो जो बारिश थी, जो रेनफॉल फॉल था, उसमें भी यहाँ पे डिस्टरबेंस आया है। यानी कि जहाँ पे वर्षा अधिक होनी थी, उस जो पर्याप्त जो वहाँ पे अमाउंट था, उस अमाउंट से वहाँ पे कम जो बारिश हुई है। नेक्स्ट हमने कहा कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हुई है, और भी कुछ इसके प्रभाव देखने को मिले हैं, जैसे कि सूखा जो पड़ता है। सारे किसके प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं जब हम वनों की कटाई करते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, सो क्लास आज हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने देखा जो पेड़ पौधे होते हैं किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जीव जंतु किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों उनका संरक्षण यहाँ पे आवश्यक है। साथ ही हमने जाना कि जो वनों की कटाई है उसके क्या रीजन होते हैं और क्या उसके प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।